हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी के पीजीटी फिजिक्स, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन पेपर था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2, सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज। पहले मैं आपको सब कुछ करंट गेन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें बीजेटी, तो इसमें 3 रीजन होंगे एन पी एन के। इसमें एक एमिटर रीजन है, ये बेस रीजन, और ये कलेक्टर रीजन। इसका जो सिम्बलिक डायग्राम है, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो उसमें एमिटर, एक्चुअली एमिटर से ही सारा करंट कंट्रोल होता है। तो हम ये जो एरो दिखाएंगे यहाँ पर, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब ये कि एमिटर में करंट एंटर कर रहा है। तो ये हो गया पीएनपी पीजेटी के लिए। और एनपीएन के लिए जो एमिटर होगा, एमिटर से जो करंट होगा ये बाहर आएगा। अब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही पूछ लिया गया था कि जो एरो होता है ये किस पर होता है, कलेक्टर पे, बेस पे, एमीटर पे। तो एरो होगा ये एमीटर पे, करंट की डायरेक्शन को बताएगा। और ये भी पूछ लिया गया था कि एनपीएन में ये एरो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। तो ये ध्यान रखना है, एनपीएन में बाहर की तरफ होगा, पीएनपी में अंदर की तरफ होगा। अब अगर डोपिंग कंसंट्रेशन की बात किया जाए तो देखो, एमीटर में हम करंट, मतलब एमीटर से सारा कंट्रोल हो रहा है करंट। तो एमीटर को हमें हैवी पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा डोपिंग की जाती है। और बेस में करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, इसको हम करते हैं लाइटली डोप्ड। जबकि कलेक्टर में ये मॉडरेट डोपिंग इसमें रहेगी। अगर विड्थ की बात की जाए तो सबसे पतला बेस रहेगा, सबसे नैरो बेस रहेगा, और सबसे चौड़ा यानी कि जो वाइड होगा वो कलेक्टर रहेगा, और एमीटर इसमें रहेगा मॉडरेट। इससे भी क्वेश्चन डीएसएसबी में पहले पूछे गए हैं। तो सिंबलिक डायग्राम, एनपीएन पीएनपी, 3 रीजन, एमीटर बेस कलेक्टर। करंट कहाँ से कंट्रोल होगा, एमीटर से। और डोपिंग कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एमीटर की, सबसे कम होगी बेस की। विड्थ की बात की जाए तो देखो, सबसे कम तो बेस में ही आएगा, चाहे वो विड्थ की बात हो या डोपिंग कंसंट्रेशन की। हाँ, अगर विड्थ की बात आ रही है तो कलेक्टर की वाइड रहेगी, एमीटर की मॉडरेट। नाउ वी विल डिस्कस 3 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। जैसे पहला है कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर का मतलब ये हुआ कि जो एमिटर पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, इसको हम कॉमन रखेंगे, मतलब इसको हम बेस से भी कलेक्ट करेंगे और इसको कलेक्टर से भी कनेक्ट करेंगे। तो इसको बोलते हैं कॉमन एमिटर। फिर आता है कॉमन बेस। कॉमन बेस में आप देखो, बेस को हम दोनों से कॉमन कर देंगे, मतलब एमिटर से भी और कलेक्टर से भी। और कॉमन कलेक्टर में जो कलेक्टर होगा उसको कॉमन करके, कॉमन का मतलब है कि दोनों से कनेक्ट रहेगा, बेस से भी और एमिटर से भी। अब इसके जो करंट गेन होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अल्फा, बीटा और गामा, 3 करंट गेन होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसके लिए आप जैसे मैं आपको बताऊं CEB। अभी इसको बताता हूँ मेथड क्या है CEB का। आप इसको 2 बार लिख लीजिए, जैसे CEB। ठीक है। अब इनके आगे सिर्फ मैं करंट लिख रहा हूँ, जैसे ये IC और ये IE, ये IC और ये IB, ये I और ये I। ठीक है, मतलब मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लिया है। अभी बताता हूँ इसका क्या यूज है। अब इसको डिनोमिनेटर में ले लो। अब यहाँ पर ये जो IC अपॉन I है, ये होगा अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इक्वल टू कितना होगा, IC अपॉन में IE। अब आप ये देखो, इस फॉर्मूले में बेस बी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कि ये कॉमन बेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कॉमन बेस। तो कॉमन बेस में जो करंट गेन होगा वो कौन होगा, अल्फा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, IC अपॉन आई, मतलब उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है बीटा। बीटा को आप लिख सकते हैं IC अपॉन में IB। तो आप ये देखो कि इसमें एमीटर करंट नहीं आ रहा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कॉमन एमीटर को, कॉमन एमीटर, मतलब ये कॉमन एमीटर का करंट गेन होगा। ऐसे ही अल्फा क्या है, कॉमन बेस में करंट गेन। और ऐसे ही गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा IE अपॉन में IB। अब यहाँ पर देखो, गामा के फॉर्मूले में करंट IC नहीं आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कॉमन, गामा होगा कॉमन कलेक्टर करंट गेन। तो हमने अल्फा, बीटा और गामा के बारे में जान लिया। अल्फा क्या है, कॉमन बेस करंट गेन, बीटा कॉमन एमिटर करंट गेन, गामा कॉमन कलेक्टर गेन। अब इनके बारे में रिलेशन पढ़ लेते हैं। अल्फा इक्वल टू होगा IC अपॉन IE, बीटा होगा IC अपॉन में IB, और गामा होगा IE अपॉन में IB। और एक और रिलेशन मैं आपको बता दूं, ये तीनों करंट गेन के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है I एमीटर इक्वल टू होता है IB
प्लस में आई सी। अब इन सब का यूज़ करके हम अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे और फिर बताएंगे कि इनकी अल्फ़ा बीटा गामा की रेंज कितनी होती है। देखो मैंने आपको ये 3 रिलेशन बताया, अल्फ़ा इक्वल टू आई सी अपॉन आई, बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी और गामा इक्वल टू आई अपॉन आई बी, और आई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी। अब हम अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन फाइंड करेंगे। देखो इसी इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। आई इक्वल टू कितना है हमारे पास, आई ई इक्वल टू है आई बी प्लस में आई सी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को हम करंट आई ई से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय, ये देखो ये आई अपॉन आई बी है ना गामा, तो आई बी से पहले डिवाइड कर देते हैं आई बी से। तो यहाँ पर आई ई अपॉन आई बी इक्वल टू आई बी अपॉन में आई बी प्लस में आई सी अपॉन आई बी आ जाएगा। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर आई ई अपॉन आई बी किसके बराबर है, गामा के, तो गामा इक्वल टू 1 प्लस में आई सी अपॉन आई बी किसके बराबर है, बीटा के। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया कि गामा इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 प्लस बीटा के, या फिर बीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, गामा माइनस 1 के। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया अल्फा और बीटा में, सॉरी गामा और बीटा में। अब अल्फा और बीटा में और गामा और अल्फा में भी रिलेशन निकालेंगे। अब देखो इसी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे आई से, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आई ई अपॉन आई आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू आई बी अपॉन में आई ई प्लस में आई सी अपॉन में आई ई। तो ये तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब आई बी अपॉन आई ई, देखो ये आई बी अपॉन आई 1 अपॉन गामा के बराबर हो जाएगा, प्लस में आई सी अपॉन आई सी अपॉन आई अल्फा इक्वल होगा। तो यहाँ से अल्फा और गामा में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे गामा फाइंड करना तो मैं लिखूंगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन में गामा, या फिर गामा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो ये तो हो गया गामा और अल्फा में रिलेशन। मतलब अगर आपको अल्फा पता है तो आप गामा फाइंड कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको मान लीजिए अल्फा के बारे में लिखना है गामा के टर्म में, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो आप अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस के 1 अपॉन गामा, या फिर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस के 1 अपॉन में गामा। तो ये अल्फा और गामा में रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। बीटा और गामा में रिलेशन आ चुका है। देखो एक बार हमने आई बी से डिवाइड किया, फिर आई ई से, इस बार डिवाइड करते हैं आई सी से, डिवाइड बाय आई सी। वैसे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रहने चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ कि ये आते कैसे हैं। तो आई सी से डिवाइड अगर हम करेंगे तो आई अपॉन आई सी आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू आई बी अपॉन में आई सी और प्लस में आई सी अपॉन में आई सी। तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब आई ई अपॉन आई सी किसके बराबर है, आई ई अपॉन में आई सी, तो हम इसको 1 अपॉन अल्फा लिख सकते हैं इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। मतलब ये देखो आई सी अपॉन आई बी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन में बीटा और ये प्लस 1। तो ये अल्फा बीटा और गामा में, सॉरी अल्फा और बीटा में रिलेशन आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे याद रखो, या अगर आपको अल्फा के टर्म में लिखना है तो आप देखो कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन में बीटा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा, यहाँ पर ही बीटा आएगा। तो अल्फा इक्वल टू हो गया। और अगर आपको बीटा इक्वल टू फाइंड करना है तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में बीटा, या बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू हो गया बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा, एक ये फॉर्मूला हो गया। वैसे इसी से याद रखो, इसी से हम दोनों फाइंड कर पाएंगे। बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, और गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, बीटा इक्वल टू गामा माइनस 1, गामा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, या फिर अल्फा इक्वल टू गामा माइनस 1 अपॉन में गामा। अब आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर 1 माइनस अल्फा आ रहा है। बीटा जितने भी करंट गेन होते हैं ना हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अब बीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी होगी। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि अल्फा की वैल्यू 1 से लेस देन होगी, तभी तो बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेंज के बारे में। तो अगर मैं रेंज की बात करूँ तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या बताया मैंने, अल्फा विल बी लेस देन 1, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर बताया था रेंज। अगर कॉमन बेस करंट की बात की जाए यानी कि अल्फा की, तो इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों। दूसरा, बीटा की जो भी वैल्यू आएगी, ये देखो अल्फा जो है यहाँ पे 1 माइनस अल्फा है, तो बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी और काफ़ी ग्रेटर होगी। इसकी जो रेंज आपको ध्यान रखनी है वो रहेगी 500 से 300 के बीच में। ठीक है, जनरली 99 या 100 भी होती है।
तो ये हो गया रेंज बिटवीन फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया और रेंज डिस्कस कर लिया। और अगर देखो आपको गामा की रेंज पता करनी है तो बीटा में सिर्फ 1 ऐड करने से क्या हो रहा है, गामा मिल जा रहा है, तो बस गामा की स्लाइटली ग्रेटर होगी बीटा से। तो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है या पूछा गया भी है कि रेंज कितनी है अल्फा की, बीटा की। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। देखो बाकी फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस मॉडरेट रहता है, कॉमन बेस में इनपुट रेजिस्टेंस लो रहेगा और कॉमन कलेक्टर में इनपुट रेजिस्टेंस हाई रहेगा। आउटपुट रेजिस्टेंस इसका रिवर्स आपको करना होगा, जिस मॉडरेट की जगह पे हाई आ जाएगा, यहाँ पर लो की जगह हाई और हाई की जगह लो। वोल्टेज गेन हाई रहेगा इन दोनों में, जबकि इसमें लगभग 1 ही रहेगा कॉमन कलेक्टर में। करंट गेन यहाँ पर हाई, लो और हाई। पावर गेन हाई रहेगा, मॉडरेट और लो। और फेज शिफ्ट आपको मेनली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फेज शिफ्ट अगर बात की जाए कॉमन एमिटर की तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है, जबकि कॉमन बेस में और कॉमन कलेक्टर में कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। अब ये ग्राफ है बिटवीन करंट, कलेक्टर करंट और वोल्टेज VCE कॉमन एमिटर के बीच की जो वोल्टेज है उसके बीच में कॉमन एमिटर के लिए। तो यहाँ पर आप 3 अलग अलग रीजन देखोगे। पहला ये जिसको हम सैचुरेशन भी बोलते हैं, यहाँ पर ये पूरा एक्टिव रीजन है और ये वाला यहाँ पर है कट ऑफ रीजन। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम BJT को ट्रांजिस्टर या फिर स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें स्विच की तरह यूज़ करना होगा तो हम 2 रीजन में इसको ऑपरेट करवाते हैं। एक होता है कट ऑफ रीजन, इसमें स्विच रहेगा ऑफ, और एक सैचुरेटेड रीजन यानी कि यहाँ पर ऊपर वाला रीजन, इसमें रहेगा स्विच ऑन। तो अगर ये पूछा जाता है कि स्विच की तरह कौन से रीजन में इस्तेमाल करेंगे तो कट ऑफ रीजन में और सैचुरेटेड रीजन में। दूसरा एक्टिव रीजन में जो सर्किट होगा वो एज एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो ग्राफ मिल रहा है आपको वो लीनियर ग्राफ मिलेगा एक्टिव रीजन में। कट ऑफ रीजन में जो बेस या कलेक्टर करंट की वैल्यू वो काफ़ी लो है या जीरो ही होती है, कम से बहुत हद तक। स्विच ऑन कंडीशन में बेस की वैल्यू, बेस करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यही रीजन है कि कट ऑफ और सैचुरेटेड रीजन में स्विच ऑफ स्विच ऑन की तरह इस्तेमाल करते हैं, लीनियर रीजन में एम्पलीफिकेशन की तरह इसका यूज किया जाता है। अब अगर ऑपरेशन की बात की जाए, जैसे रेंज ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पर कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि जो एमीटर होगा, एमीटर बेस, उसको हम रिवर्स बायस करेंगे, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस, ठीक है, कट ऑफ में, यानी कि दोनों ही रिवर्स होंगे तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। रिवर्स बायसिंग में तो करंट बहुत नेग्लिजिबल होता है। हाँ, अगर आप देखो एक्टिव रीजन में क्या होगा, एक को फॉरवर्ड करो और दूसरे को रिवर्स, जबकि सैचुरेशन रीजन में दोनों ही फॉरवर्ड बायस रहेंगे। सैचुरेशन रीजन में दोनों फॉरवर्ड बायस रहेंगे। तो एक्टिव में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, कट ऑफ में दोनों को रिवर्स कर दो क्योंकि करंट ही नहीं चाहिए या मिलेगा भी नहीं। सैचुरेशन में एक फॉरवर्ड और दूसरा भी फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट हो जाए तो सैचुरेट हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इससे भी DSSB में एग्जाम पूछे गए हैं। तो आपको ये 3 ऑपरेशन ध्यान रखने हैं, कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ में रिवर्स रिवर्स, एक्टिव में फॉरवर्ड रिवर्स और सैचुरेशन में दोनों ही फॉरवर्ड रहेंगे। अब देखो जितने भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किए हैं अभी BJT के, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करंट गेन इन कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन। कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में कौन आता था? देखो कॉमन एमिटर करंट गेन होता है बीटा, और बीटा की वैल्यू मैंने आपको 50 से 300 के बीच में बताई थी। अब ऑप्शन पे चलते हैं। तो देखो नेगेटिव तो किसी की भी नहीं होती, लेस देन 1 इसकी तो होगी नहीं, लेस देन 1 होती है अल्फा की, ठीक है। बिटवीन 0 1 भी नहीं होगी क्योंकि इसकी बीटा की वैल्यू हमेशा 50 से ग्रेटर रहेगी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? अराउंड 100। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू अ कलेक्टर एमीटर को किस तरह से डोप किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था डोपिंग के बारे में, सबसे लाइट बेस रहेगा, एमीटर हैवी रहेगा और कलेक्टर मॉडरेटली डोप किया जाता है। तो एमीटर क्या रहेगा? एमीटर रहेगा हैवली डोप्ड, हैवली डोप्ड, ठीक है। कलेक्टर मॉडरेट और बेस बहुत लाइट डोप किया जाता है, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वी मेक यूज ऑफ। देखो किस रीजन का इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफायर में? तो मैंने आपको 3 रीजन बताए थे, स्विच ऑफ, स्विच ऑन और एम्पलीफिकेशन। कट ऑफ रीजन में स्विच ऑफ, लीनियर में एम्पलीफिकेशन, सैचुरेटेड में स्विच ऑन। तो यहाँ पर पूछा गया कि एम्पलीफायर को किस रीजन में इस्तेमाल करेंगे, तो उसको यूज करेंगे एक्टिव रीजन में। कट ऑफ रीजन में और सैचुरेशन में हम स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन सैचुरेशन रीजन ऑन ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कलेक्टर क्या ऑफर करता है?
तो आप ये देखिए कि सेचुरेशन रीजन में जो करंट आपको मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। करंट सेचुरेट होता है, काफ़ी इंक्रीज होगा। इंक्रीज तभी होगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो हम इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? लो रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट एजम्पशन ऑफ करंट गेन इन कॉमन बेस। देखो अब कॉमन बेस के बारे में पूछ लिया गया है। तो देखो कॉमन बेस में अल्फा से हम अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन बेस करंट गेन, और अल्फा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी ऑलवेज स्लाइटली लेस देन 1। तो स्लाइटली लेस देन 1, देखो 1.98 नहीं होगा, 1 से ग्रेटर है, ये भी नहीं होगा, ये काफ़ी कम हो गया 1 से, तो हम स्लाइटली लेस देन 1 के लिए 0.98 सेलेक्ट करेंगे। तो आप ये देखो एक ही एग्जाम्स में कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ट्रांजिस्टर पर बेस्ड, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक अ ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर, यानी कि अगर आपको ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे? देखो एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफायर हम लीनियर रीजन में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में अगर आप देखो तो एमीटर बेस रहेगा फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस रहेगा रिवर्स। तो कलेक्टर बेस क्या है? रिवर्स, और एमीटर बेस फॉरवर्ड बेस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कलेक्टर जो होगा वो रिवर्स बायस में रहेगा, और अगर एमीटर होता तो एमीटर रहता फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। एमीटर फॉरवर्ड में और कलेक्टर रिवर्स बायस में, तभी आप एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हो एम्पलीफायर के लिए। तो इस सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थे वो सब हमने एक साथ कर लिए। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 है, ब्रिस्टल लॉ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड आईपी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ऑब्जर्व इज एक्सप्रेस्ड एट। देखो ब्रिस्टल लॉ कहता है कि मैक्सिमम पोलराइजेशन तब ऑब्जर्व होगा जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री, ठीक है। आई रिपीट, ब्रिस्टल लॉ के अकॉर्डिंग अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तो मैक्सिमम पोलराइजेशन ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट है ये ऐसे एंगल पर इंसिडेंस होनी चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये आकर के इंसिडेंट हो रही है वही हो जाएगा इसका पोलराइजेशन एंगल। यानी कि पोलराइजेशन एंगल इज डिफाइंड एज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसका रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू 10 आई पी। म्यू इक्वल टू 10 आई पी, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आई पी इज पोलराइजेशन एंगल। तो देखो ग्लास के लिए पोलराइजिंग एंगल होता है 57 डिग्री, वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री, डायमंड के लिए पोलराइजिंग एंगल सबसे ज़्यादा होगा 67 डिग्री। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग एंगल भी रहेगा। अगर आपको आईपी निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो आप ऐसे करेंगे 10 इनवर्स म्यू। देखो अगर डेफिनेशन की बात करें तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट रे या लाइट विद अ पर्टिकुलर पोलराइजेशन इज परफेक्टली ट्रांसमिटेड विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। When unpolarized light is incident at this angle, the reflected signal would be perfectly polarized. और दूसरा मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्टेड रे अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टल लॉ, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जब एंगल 90 डिग्री हो जाए तो तब मैक्सिमम पोलराइजेशन ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर जो लाइट पोलराइज होगी वो परपेंडिकुलर है सरफेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फेज चेंज इज इंट्रोड्यूस बाय क्वार्टर वेव प्लेट बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। देखो अगर हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन लिखे तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। मैं आपको क्वार्टर और हाफ वेव प्लेट दोनों के बारे में बता देता हूँ। अगर हम हाफ वेव की बात करें, हाफ वेव प्लेट, तो उसमें जो पाथ डिफरेंस होगा वो हाफ होगा वेवलेंथ के, जबकि क्वार्टर वेव प्लेट में जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्वार्टर होगा, यानी कि 1/4 होगा लैम्डा के। यहाँ पर 1/4 आएगा, यानी कि लैम्डा बाय 4 के। तो अगर मैं यहाँ से फाई निकालूँ यानी कि हाफ वेव प्लेट के लिए, तो 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2, तो फेज डिफरेंस आएगा पाई रेडियन का, ठीक है। किसमें? हाफ वेव में फेज डिफरेंस आएगा पाई का, और क्वार्टर वेव प्लेट में जो फेज डिफरेंस आएगा इट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन में 2 फेज डिफरेंस। तो क्वार्टर वेव प्लेट में फेज डिफरेंस कितना रहेगा? पाई बाय 2 का,
हाफ वेव प्लेट में फेज डिफरेंस रहेगा पाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड। देखो जीनर डायोड फेमस ही है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करने के लिए। तो जीनर डायोड कुछ इस तरह से दिखती है, इसका सिंबल है इधर एनोड और इधर कैथोड, और सिंबलिक अगर देखा जाए तो इसमें ये एक एनोड है, पीएन जंक्शन होता है इसमें भी कैथोड, और इसको हमेशा रिवर्स बायस से कनेक्ट किया जाएगा। ये पी जंक्शन तो इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया जा रहा है, और ये एन टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो रिवर्स बायसिंग हो गया। यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो आपको रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। तो मेनली पॉइंट क्या है कि जीनर डायोड को हमेशा कैसे इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स बायस में। तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट है इन न्यूटन्स रिंग इफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज लिफ्टेड बाय λ/4 डिस्टेंस, तो इफेक्ट ऑन रिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। देखो जनरली हम देखते हैं कि न्यूटन रिंग्स में सेंट्रल रिंग डार्क होती है, लेकिन अगर λ/4 से आप उसको शिफ्ट कर दोगे तो अब जो फेज डिफरेंस आपको मिलेगा वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में λ/4, यानी कि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल ही आ जाएगा पाई अपॉन 2 का। तो फेज डिफरेंस अब पाई/2 का आ जाएगा, जिसकी वजह से अब आपको सेंटर पे डार्क की जगह ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो द सेंट्रल स्पॉट विल बी ब्राइट। नेक्स्ट है इफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स इज, ये इसका सिंबल दिया हुआ है, आपको बताना कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। देखो पहले मैं बता दूं मोबिलिटी होता क्या है, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड BD अपॉन में E। जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे तो उस पर जो फोर्स लगती है वो लगती है QE, और उसमें जो एक्सेलेरेशन होता है वो होता है MA, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, QE अपॉन में M। तो अगर मैं यहाँ से VD इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, मास एक्सेलेरेशन और चार्ज आएगा ऊपर। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इन्वर्सली डिपेंड करेगी किस पर, मास पर। तो आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम होता है मास ऑफ होल से, तो जो मोबिलिटी होगी जिसका मास कम उसकी मोबिलिटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी होल से, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही रहेगा। सर्कुलरली पोलराइज लाइट कैसे रिप्रेजेंट किया। देखो आपने क्लास 11th में मैथ्स में पढ़ा होगा, सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है x² + y² = रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन को हम चूज करेंगे, x² + y² = एम्पलीट्यूड का स्क्वायर या रेडियस का स्क्वायर। जेड एक्सिस में सर्कल बनेगा नहीं, जेड तो आएगा ही नहीं, और ये तो y² x² = 0 बचा, उसका कोई मतलब होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स बायस फॉर पीएन जंक्शन इज प्रेफर्ड इन। देखो रिवर्स बायस हमने किस में किया था, जीनर डायोड में। रेक्टिफायर में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, फॉरवर्ड बायस रहता है। एम्पलीफायर में भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रांजिस्टर में भी नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर होगा फोटो डायोड को रिवर्स बायस में इस्तेमाल करते हैं। एलईडी को हम रखेंगे फॉरवर्ड में, और फोटो डायोड को हम रखेंगे रिवर्स में। दोनों का एक दूसरे का जस्ट उल्टा काम होता है। एलईडी में आपको करंट देना पड़ता है, लाइट मिलती है। फोटो डायोड में आप फोटोन को गिराते हो और उससे करंट जनरेट होता है या करंट फ्लो होने लगता है। इसके अलावा अगर मैं सोलर सेल की बात करूं, सोलर पैनल या सोलर सेल, तो उसमें कोई भी बायसिंग नहीं होती, नो बायसिंग। मेलस लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक पोलराइजर है और एक एनालाइजर, ठीक है, तो उसमें से जो लाइट पास होगी, जो इंटेंसिटी पास होगी, वो एक्चुअली डायरेक्टली डिपेंड करेगी इन दोनों के बीच में जो एक्सिस है उसके कोस स्क्वायर थीटा पर। मतलब उनके एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसका जो थीटा होगा, एंगल होगा, उसके कोसाइन पर डिपेंड करेगी, कोसाइन के स्क्वायर पर। So the intensity of polarized light that passes through a polarizer is proportional to the square of the cosine of the angle between the electric field of polarized light and the angle of polarization। या आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर मान लीजिए आपके पास दो पोलराइजर है, या एक पोलराइजर एक एनालाइजर भी, एक की एक्सिस इस तरह से और दूसरी की एक्सिस इससे थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो जो इंटेंसिटी बाहर आएगी वो होगी, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी कोस स्क्वायर थीटा पर। तो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट एमर्जिंग थ्रू द एनालाइजर वेरीज विद द एंगल थीटा। कैसे डिपेंड करेगी, तो मैंने आपको बताया कोस स्क्वायर थीटा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फ्रेजनल टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन द वेव फ्रंट रिक्वायर्ड इज। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि फ्रेजनल में जो डिस्टेंस होता है स्लिट और सोर्स के बीच में वो काफ़ी कम होता है। तो ऐसे में जो
वेवफ्रंट मिलेंगे, वेवफ्रंट रिक्वायर्ड होंगे, वो होंगे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। जबकि फ्रोनोफर में डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड सोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फ्रोनोफर में प्लेन वेवफ्रंट मिलते हैं या प्लेन वेवफ्रंट की रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूटन्स रिंग इफ एन ऑयल इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस द डायमीटर ऑफ एन डार्क रिंग। देखो डायमीटर का जो फॉर्मूला था वो था 2√n लैम्डा आर। तो हम कह सकते हैं डायमीटर जो है वो डायरेक्टली रूट लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। आपको पता है कि अगर आप मान लीजिए वेवलेंथ को मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करते हैं तो जो नई वेवलेंथ होगी वो 1/μ टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करोगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, तो डी की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी 1/μ टाइम्स रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ की करेक्ट फॉर्म आपको बतानी है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ स्नेल्स लॉ होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है और ये दूसरे मीडियम में पास हो रही है, तो ये हो जाएगी इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। लेट इंसिडेंस एंगल आई है और रिफ्रैक्शन एंगल आर, और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो लाइट रे कुछ इस तरह से जा रही है। अब स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो साइन आई अपॉन साइन आर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। साइन आई अपॉन में साइन आर ये रहता है कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर क्या रहेगा, कांस्टेंट, और ये इक्वल होगा जिस मीडियम में लाइट रे ट्रेवल कर रही है ना उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है विद रिस्पेक्ट टू जो जिससे लाइट रे आई है, यानी कि मीडियम 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं μ2 अपॉन में μ1। ठीक है, देखो किसी बुक में आपको म्यू मिलेगा एन मिलेगा, वो एक ही बात है, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, या n2 अपॉन n1 भी मैं लिख सकता हूँ। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, n2 अपॉन में n1। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू के टर्म में तो μ2 अपॉन μ1, एन अगर आपको लिखना है तो n2 अपॉन में n1। तो ये होता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान रखना, जैसे इंसिडेंस एंगल मीडियम 1 में बन रहा है लेकिन उसके सामने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दूसरे मीडियम का है। एक्चुअली जो इंसिडेंस एंगल या रिफ्रैक्शन एंगल होता है, रिफ्रैक्शन एंगल वो इन्वर्सली या फिर एक तरह से रेसिप्रोकली डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अगर मान लीजिए डेंसर मीडियम होता, अगर ये बहुत ज़्यादा डेंसर मीडियम है तो आर की वैल्यू बहुत कम हो जाती। वैसे भी आपको पता है जब रेयर से डेंसर में जाते हैं तो जो रिफ्रैक्टेड रे वो सेंटर की तरफ या कह लीजिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ रे जा रही है तो जो एंगल आर होगा वो काफ़ी कम होगा। इन्वर्सली एक तरह से या रेसिप्रोकली डिपेंड करता है एंगल आर मीडियम पर। दैट्स वाई साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल होगा n2 अपॉन n1 के। तो इंसिडेंस एंगल किसमें बना, मीडियम 1 में, उसके सामने कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, मीडियम 2 का। आर मीडियम 2 में एंगल बना है लेकिन इसके सामने कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, मीडियम 1 का। तो ये है स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्रोनोफर टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन मैंने आपको पहले बता दिया था जब हम फ्रेस्नेल में बात करते हैं, तो इसमें रहेगा प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस स्लिट का और सोर्स का काफ़ी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांजिस्टर द बेस करंट हैज इट्स वैल्यू ऑफ द ऑर्डर। देखो आई इक्वल टू होता है IB प्लस IC, और जो बेस होता है ना, बेस बहुत लाइटली डोप होता है, उसमें जो करंट, उसमें जो फ्री चार्ज कैरियर होंगे बहुत कम होंगे और जो करंट बहेगा वो भी बहुत कम होगा, यानी कि सबसे कम रहेगा माइक्रो एम्पियर रेंज में। जेनर डायोड इज पॉपुलर एज एन, जेनर डायोड मैंने आपको पहले बता दिया किस लिए पॉपुलर होती है, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, और हमेशा रिवर्स बायस में यूज की जाती है।